हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, करेंटली हेपेटाइटिस के 5 मेन वेराइटीज़ है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड जो छठा वेराइटी है वो पुअरली कैरेक्टराइज्ड है। तो वो 5 मेन वेराइटीज़ कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट वन इज़ हेपेटाइटिस ए वायरस विच इज़ HAV एंड ये फीकली स्प्रेड होते हैं एंड सेल्फ लिमिटिंग डिसीजेस कॉज करते हैं। सेकेंड इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस विच इज़ HBV एंड ये प्रीनेटली ट्रांसमिट होते हैं एंड दैट में बिकम क्रॉनिक। थर्ड इज़ हेपेटाइटिस सी वायरस विच इज़ HCV, जिनको प्रीवियसली हम नॉन ए नॉन बी दैट इज़ NA-NB हेपेटाइटिस वायरस कहते थे एंड दे आर चीफली इन्वॉल्व इन ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपेटाइटिस। Then fourth is hepatitis delta virus which is HDV and sometimes associated as super infection with hepatitis B infection. So sometimes hepatitis B infection के साथ ये super infection के तौर पे associated होते हैं। Then hepatitis E virus which is HEV जो कि waterborne infection cause करते हैं। देन हेपेटाइटिस G वायरस विच इज़ HGV जिनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया एज ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड, नॉट नोन टू कॉज हेपेटाइटिस। सो रिसेंटली डिस्कवर्ड एज ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड एंड नॉट नोन टू कॉज हेपेटाइटिस। जितने भी ह्यूमन हेपेटाइटिस वायरसेस है वो सारे के सारे RNA वायरस होते हैं एक्सेप्ट HBV, क्योंकि HBV यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस DNA वायरस है। स्टूडेंट्स, अब हम हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेपेटाइटिस ए कॉज किया जाता है हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा। इनका जो रिजर्वॉयर है वो ह्यूमंस होते हैं एंड इनके हम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन की बात करें तो इन्फेक्टेड फीसेस, HIV कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने से ये इन्फेक्शन लग जाता है। ये सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है इनका। एंड इनकी जो POC है वो होती है 1 to 2 weeks बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स until about 7 days आफ्टर द पेशेंट्स बिकम जॉन्डिस्ड। सो 1 से 2 वीक जब सिम्टम्स ऑनसेट होते हैं उससे पहले एंड ये तब तक होते हैं जब तक पेशेंट जॉन्डिस्ड हो जाता है उसके 7 दिनों तक। इनका जो कंटामिनेशन है ये फीकल ओरल कंटामिनेशन है एंड ओरल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी कंटामिनेशन है एंड ये सेल्फिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 18 to 45 days एंड इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 2 weeks ऑफ एक्सपोजर। सो 2 weeks ऑफ एक्सपोजर के 2 हफ्ते तक में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं IG जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हेपेटाइटिस ए वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये ज़्यादातर एनीसेट्रिक होते हैं। एनीसेट्रिक का मतलब है विदाउट जॉन्डिस्ड। सो ये ज़्यादातर एनीसेट्रिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड इनके जो सिम्टम्स है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं विद URTI विद लो ग्रेड फीवर। देन इनके और क्या सिम्टम्स है तो एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, नोजिया, ये सारे इनके सिम्टम्स हैं। Then aversion to cigarette smoke and other strong odors and may or may not be jaundice। जैसा कि हमने पढ़ा जॉन्डिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम हेपेटाइटिस B वायरस के बारे में पढ़े या हेपेटाइटिस B के बारे में पढ़े तो हेपेटाइटिस B को हम सेरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं एंड इनका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लॉन्गर होता है। सो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 180 days के होते हैं एंड सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस दैट इंक्लूड्स। सो इनके सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस में क्या क्या आते हैं? सो अक्यूट हेपेटाइटिस B, क्रोनिक हेपेटाइटिस, प्रोग्रेशन टू सिरोसिस, देन फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस एंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। सो ये है इनके सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो इसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी डेवलप हो जाते हैं हेपेटाइटिस B में। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस B का ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है। आप देख सकते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस में किस तरीके से लीवर दिख रहे हैं। सेकंड है सिरोसिस एंड थर्ड जो स्टेज है वो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विद सिरोसिस।
सो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से लिवर डैमेज हो गया है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये डीएनए वायरस होते हैं। सो 3 फॉर्म्स ऑफ वायरल पार्टिकल्स ऑफ 2 साइज। सो इनके वायरल पार्टिकल्स के 3 फॉर्म होते हैं 2 साइजेस के। फर्स्ट इज स्मॉल, सेकेंड इज लार्ज। सो अगर हम स्मॉल की बात करें तो मोस्ट न्यूमरस एंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, दैट इज स्फेयर्स एंड ट्यूब्यूल्स, filaments. It forms enveloped protein of HBV. So इनके वायरल पार्टिकल के 3 फॉर्म होते हैं एंड 2 साइजेस के होते हैं। जो स्मॉल साइजेस के इनके वायरल पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होता है कि मोस्ट न्यूमरस एंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में होते हैं, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है स्फेयर फॉर्म में एंड दूसरा है ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये इन्वेलप प्रोटीन फॉर्म करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। सेकंड है लार्ज। लार्ज डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डीएनए पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट्स इंटैक्ट विरियन ऑफ HBV। एंड ये हेपेटाइटिस बी वायरस के इंटैक्ट विरियन को रिप्रेजेंट करते हैं। HBV DNA consists of 4 overlapping genes which codes for various proteins. So HBV DNA हेपेटाइटिस बी वायरस के जो DNA हैं उसमें 4 ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स के लिए, लाइक S जीन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। जो S जीन है वो कोड करते हैं किस चीज़ के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यानी कि HBsAg के लिए। P जीन जो कि डीएनए पॉलीमरेज को कोड करते हैं। C जीन जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स एंड HBeAg एंड अ कोर प्रोटीन टर्म्ड HBcAg, इनको ये कोड करते हैं, इनके लिए ये कोडिंग करते हैं C जीन। एंड X जीन HBxAg विच इज स्मॉल नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन। सो X जीन जो है वो कोड करते हैं HBxAg जो कि एक स्मॉल नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन है। सो हेपेटाइटिस बी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं ये 42 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं। एंड आप इनके अलग फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स को देख सकते हैं जो कि अलग अलग जीन के द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए में 4 ओवरलैपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरियस प्रोटीन्स को कोड करते हैं। सो वो कौन कौन से प्रोटीन्स को कोड करते हैं, लाइक इनके पास SPCX ये जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं HBsAg एंड कोड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज HBeAg, HBcAg, HBxAg रिस्पेक्टिवली। सो आप देख सकते हैं HBsAg, HBcAg प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज एंड HBeAg इनको कोड किया जाता है अलग अलग जीन्स के द्वारा। सो ये इनका स्ट्रक्चर है। अब हम हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन की बात करें कि हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो ये प्रीनेटली ट्रांसमिट होते हैं सच एज इन रेसिपिएंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये रेसिपिएंट्स के ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स से ये प्रीनेटली ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंड ये इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट्स, पेशेंट्स ट्रीटेड बाय रीनल डायलिसिस। और इनके ट्रांसमिशन के क्या क्या मेथड है, किन किन रीजंस की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। सो अगर कोई इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट्स है तो उनको ये ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। देन पेशेंट्स ट्रीटेड बाय रीनल डायलिसिस, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको रीनल डायलिसिस से ट्रीट किया गया है उनके में इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का चांस होता है। देन हॉस्पिटल वर्कर्स एक्सपोज टू ब्लड, ऐसे हॉस्पिटल वर्कर्स जो कि ब्लड से एक्सपोज हुए हैं उनको ये इन्फेक्शन लगने के ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। और बाय इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट लाइक मदर टू चाइल्ड और बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। सो अगर इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट है लाइक मदर टू चाइल्ड और सेक्सुअल कांटेक्ट है तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इनके पैथोजेनेसिस की बात करें तो आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस इन्फेक्ट्स हेपेटोसाइट्स, ये वायरस के एक्सपोजर होने के बाद ही हमारे हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एंड ये एसिम्प्टोमेटिक इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है 30 to 180 डेज़ का, विच मे बी फॉलोड बाय अक्यूट डिसीज लास्टिंग मेनी वीक्स टू मंथ्स, जिसमें अक्यूट डिसीजेज हमें हो सकते हैं जो कि कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकता है।
महीनों तक रह सकता है। देन द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्यूट डिसीज़ कैन बी फॉलोड बाय सेरम मार्कर्स, एंड जो नेचुरल कोर्स है एक्यूट डिसीजेस का उसको हम फॉलो कर सकते हैं सेरम मार्कर्स की मदद से। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके पैथोजेनेसिस में सेरम मार्कर्स की, तो HbSAg का क्या है, अपीयर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, पीक ड्यूरिंग ओवर डिसीज एंड देन डिक्लाइंस टू अनडिटेक्टेबल लेवल इन 3 to 6 months। सो HbSAg जो इनके सेरम मार्कर्स है वो अपीयर होते हैं सिम्टम्स के ऑनसेट होने से पहले, ये अपीयर होते हैं। एंड इनका जो पीक होता है वो होता है ड्यूरिंग ओवर डिसीज, एंड ये देन डिक्लाइन होने लगते हैं टू अनडिटेक्टेबल लेवल इन 3 to 6 months। सो ये 3 to 6 months में डिक्लाइन होने लगते हैं, और ये डिक्लाइन होते होते तक अनडिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट है मार्कर, जो नेक्स्ट सेरम मार्कर है वो है anti-HbS। ये एक्यूट डिसीजेस, जब एक्यूट डिसीज़ ओवर हो जाता है तब ये इनके प्रेजेंस होती है, एंड मे परसिस्ट फॉर लाइफ, एंड ये पूरी ज़िंदगी तक परसिस्ट कर सकते हैं, कन्फरिंग प्रोटेक्शन। देन नेक्स्ट इज HbEAg, HbV DNA and DNA polymerase। So they appear in serum soon after HbSAg। So ये सेरम में प्रेजेंट होते हैं बहुत HbSAg के तुरंत बाद, एंड ऑल सिग्निफाई एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, एंड इनमें से सभी का प्रेजेंस ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन का एक्टिव है। सो ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को सिग्निफाई करते हैं इन तीनों के प्रेजेंस। नेक्स्ट इज persistence of HbEAg is an important indicator of continued viral replication, infectivity and probable progression to chronic hepatitis। So HbEAg का प्रेजेंस जो है वो अगर persist कर रहे हैं तो वो ये सिग्निफाई करते हैं कि अभी भी वायरल रेप्लिकेशन कंटिन्यूड है, इन्फेक्शन अभी भी कंटिन्यूड है एंड ये प्रोबेबल प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस में इनका प्रोग्रेशन चल रहा है अभी। सो पैथोजेनेसिस ये थे। अब हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की, तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है हेपेटाइटिस बी के। सो लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट का एपेटाइट में लॉस हो जाएगा, सो लॉस ऑफ एपेटाइट। देन dyspepsia, abdominal pain, then gen aching malaise and weakness, jaundice, light colored stools and dark urine, then hepatomegaly and splenomegaly, then enlarged posterior cervical lymph nodes। So ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम दो तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक सेरोलॉजी एंड दूसरा वायरल लोड पता करके। सो सेरोलॉजी में क्या होता है, सेरोलॉजी में एंटीजेंस एंड देयर एंटीबॉडीज आर इम्पॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग HbV इन्फेक्शन। सो एंटीजेंस एंड उनकी एंटीबॉडीज़, उस एंटीजन के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं HbV इन्फेक्शन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। वायरल लोड में हम कैसे पता कर सकते हैं। सो HbV DNA कैन बी मेजर्ड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इन द ब्लड। सो HbV हेपेटाइटिस बी वायरस DNA को हम मेज़र कर सकते हैं PCR का यूज़ करके, ब्लड में हम PCR का यूज़ करके इनके DNA को, हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA को हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, हम मैनेज कैसे करेंगे हेपेटाइटिस को, लाइक एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस को मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या है, अगर हम बात करें एक्यूट हेपेटाइटिस बी की, तो सपोर्टिव विद मॉनिटरिंग फॉर एक्यूट लीवर फेल्योर। सो ये सपोर्टिव होते हैं विद मॉनिटरिंग फॉर एक्यूट लीवर फेल्योर। No definitive evidence that antiviral therapy reduces the severity or duration of acute hepatitis B। So कोई भी definitive evidence नहीं है जो कि एंटीवायरल थेरेपी बता सके, या कोई भी एंटीवायरल थेरेपी का डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है जो कि इनकी सीवियरिटी और इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी को रिड्यूस कर सके। देन
Full recovery occurs in 90 to 95% of adults following acute HBV infection. जो 90 to 95% ऑफ एडल्ट होते हैं उनमें इनकी फुल रिकवरी है एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की, एंड रिमेनिंग 5 to 10% डेवलप अ क्रोनिक इन्फेक्शन, और उनमें से जो 5 से 10% बचे हुए पेशेंट्स हैं उनमें ही क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप होता है. सो अगर हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें, हेपेटाइटिस बी की बात करें, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के कंडीशन की बात करें, तो क्या होता है, ट्रीटमेंट्स आर स्टिल लिमिटेड as no drug is able to eradicate hepatitis B infection completely. So इसके जो ट्रीटमेंट्स है वो लिमिटेड है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी ड्रग एबल नहीं है, सक्षम नहीं है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने में. एंड रिड्यूस द वायरल लोड एंड सेरो कन्वर्जन ऑफ एंटीजेंस, एंड वायरल लोड को और सेरो कन्वर्जन एंटीजेंस को रिड्यूस करना. देन इंटरफेरॉन अल्फ़ा लो वायरल लोड. सो इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है वायरल लोड को लो करते हैं. एंड लैम्यूविडीन इम्प्रूव्स लीवर फंक्शंस, एंड जो लैम्यूविडीन है और विटाइन है वो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं. एंड एडेफोविर ये क्या करते हैं, तो ये रीनल फेल्योर में ये क्या करते हैं, ये करते क्या है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्ट्रडिक्टेड इन रीनल फेल्योर. सो ये रीनल फेल्योर में काम करते हैं. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर. तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं, हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स. सो वैक्सीनेशन में हाईली इफ़ेक्टिव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG की बात करते हैं. तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG क्या है, तो एक्सपोज्ड विद 48 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट नियोनेट्स हुज मदर्स आर HBsAg एंड EAG पॉजिटिव. अदर मेजर्स क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स प्रिकॉशंस. देन हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम जो ब्लड डोनर्स है या जब भी हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ब्लड को, तो उस टाइम हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करें ब्लड डोनर्स का और हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें ब्लड का और बॉडी फ्लूइड का. देन एडिशनल मेजर्स क्या क्या हैं, तो वॉश योर हैंड्स थॉरोली आफ्टर एनी पोटेंशियल एक्सपोजर. सो किसी भी पोटेंशियल एक्सपोजर के बाद अपने हैंड्स को थॉरोली वॉश करें. देन प्रैक्टिस सेफ सेक्स विद ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें. एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए. देन क्लीन अप ब्लड स्पिल्स विद फ्रेश डाइल्यूटेड ब्लीच सॉल्यूशंस. सो फ्रेश डाइल्यूटेड ब्लीच सॉल्यूशन से हमें ब्लड स्पिल्स को क्लीन करना चाहिए. एंड जितने भी कट्स हैं उनको केयरफुली कवर करके रखना चाहिए. एंड शार्प आइटम्स लाइक रेजर, नेल क्लिपर्स, टूथब्रशेस, ईयरिंग्स या बॉडी रिंग्स, इनको शेयर करना अवॉइड करना चाहिए. एंड देन हमें सैनिटरी नैपकिन्स एंड टैम्पॉन्स एंड इनटू द प्लास्टिक. सो हमें क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स को और टैम्पॉन्स को प्लास्टिक बैग्स में. देन हमें अवॉइड करना चाहिए इलीगल स्ट्रीट ड्रग्स को, इंजेक्टिंग, इनहेलिंग एंड स्नोरिंग, पॉपिंग पिल्स, इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए. एंड डू नॉट डोनेट ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स, एंड हमें ब्लड एंड बॉडी ऑर्गन्स को ऐसे ही डोनेट नहीं करना चाहिए. मेक श्योर न्यू स्टेराइल नीडल्स आर यूज्ड फॉर ईयर और बॉडी पियर्सिंग, टैटूज एंड एक्यूपंक्चर. सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नीडल्स का एक स्टेराइल नीडल का यूज़ करें और बॉडी पियर्सिंग के लिए या टैटूज़ के लिए या फिर एक्यूपंक्चर के लिए. सो ये है प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस. स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के. थैंक यू.